आज हम पढ़ेंगे एनर्जी सिस्टम्स के बारे में। एनर्जी सिस्टम्स एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे फिजिकल एजुकेशन का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें एनर्जी सिस्टम से सवाल हर बार आते हैं, हमेशा आते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनर्जी सिस्टम्स होती क्या हैं। तो एनर्जी सिस्टम्स एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ह्यूमन बॉडी एनर्जी को प्रोड्यूस करती है और जब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती है तो उस समय एनर्जी को यूटिलाइज करती है। अब एनर्जी बन कैसे रही है, क्योंकि एनर्जी बनने की बात हो रही है तो यहाँ पर फ्यूल भी चाहिए, है ना। जैसे कार में फ्यूल पड़ता है, पेट्रोल पड़ता है, सीएनजी पड़ती है और इंजन्स में डीजल पड़ता है। तो बॉडी को भी कुछ ना कुछ चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, या फिर कहो जो एनर्जी सिस्टम्स है इनको भी कुछ ना कुछ फ्यूल तो चाहिए। वो कहाँ से आ रहा है? तो जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, द फूड वी आर टेकिंग, दैट इज़ द फ्यूल। ये जो एनर्जी सिस्टम्स हैं भोजन को एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उस केमिकल एनर्जी को बोला जाता है एटीपी। एटीपी एटीपी से संबंधित दो मेनली क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पहला कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा क्वेश्चन कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, या फिर व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। तो आपको यहाँ पर आंसर पता होना चाहिए, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी सिस्टम्स तीन टाइप्स के होते हैं, मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। तो पहले बात करते हैं एनर्जी सिस्टम के सबसे पहले टाइप पर, जो कि है फॉस्फोजन सिस्टम। इसको एटीपी पीसी सिस्टम भी बोलते हैं। और इसका जो मेन एनर्जी सोर्स क्या है, या फिर प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या है फॉस्फोजन सिस्टम का, वो है एटीपी और फॉस्फोक्रेटीन। फॉस्फोजन सिस्टम रैपिडली एनर्जी बनाता है, मतलब बहुत तेज़ी से एनर्जी बनाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बनाता है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए बनाता है। जैसे कि 10 से 15 सेकंड की कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, उस समय जो एनर्जी सिस्टम काम करता है वो है फॉस्फोजन सिस्टम, या फिर कहो एटीपी पीसी सिस्टम। फॉर एग्जांपल 100 मीटर डैश, वेट लिफ्टिंग, जंपिंग इवेंट, थ्रोइंग इवेंट, ये सारे इवेंट जिसमें हमें सडनली बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ड्यूरेशन भी बहुत कम रहता है। उस टाइम पर जो एनर्जी सिस्टम एनर्जी बनाता है वो कौन सा है? फॉस्फोजन सिस्टम या फिर एटीपी पीसी सिस्टम। अब बात करते हैं रिकवरी की। जो रिकवरी होती है वहाँ पर मेन रोल होता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म का। मेन रोल किसका होता है? एरोबिक मेटाबॉलिज्म का। जैसे आपने देखा होगा कि आपने 100 मीटर की स्प्रिंट लगाई। 100 मीटर स्प्रिंट करने के बाद क्या होता है? आप तेज़ी से हाँफते हैं, जल्द से जल्द सांस लेते हैं। वो रिकवरी किसके थ्रू हो रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। इसीलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एरोबिक मेटाबॉलिज्म। एरोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से आपकी बॉडी में रिकवरी होती है। और इस रिकवरी में टाइम कितना लगता है? 2 से 3 मिनट लगता है। सेकेंड इज ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम को एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं। यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है एनारोबिक, एनारोबिक का मतलब है कि ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होगा। तो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में एटीपी के प्रोडक्शन में ऑक्सीजन का रोल नहीं होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगी। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में एनर्जी के जो प्राइमरी सोर्स हैं, या फिर कहो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, वो है ग्लूकोज, ग्लूकोजन, जो कि स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है। कब एक्टिवेट होता है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम? जब ह्यूमन बॉडी 30 सेकेंड से 2 मिनट तक की एक्टिविटी करती है, फिजिकल एक्टिविटी करती है। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में रेट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से होता है, यानी बहुत तेज़ी से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन एज़ कंपेयर टू फॉस्फोजन सिस्टम, अगर हम फॉस्फोजन सिस्टम से कंपेयर करें तो उससे थोड़ा स्लो ही होता है।
और एटीपी कितनी की कैपेसिटी क्या रहती है, एटीपी की मात्रा क्या रहती है, मीडियम रहती है। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में फ्यूल सोर्स क्या है, ग्लूकोज इन ब्लड और ग्लाइकोजन इन मसल्स। और कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आता है कि पूछ लिया जाता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है, ब्लड में स्टोर होता है, और ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन हमारी मसल्स में स्टोर होता है। ये आपको याद रखना है। अब ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम काम किस तरीके से करता है, उसके लिए हमें जानना होगा उसका मैकेनिज्म। तो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में एटीपी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। और जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट पायरुवेट और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में ग्लूकोज के टूटने पर क्या बाई प्रोडक्ट बनता है, तो आपको पता होना चाहिए पायरुवेट बनता है। और जब इस पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो एब्सेंट है, तो जब पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये लैक्टेट में कन्वर्ट होता है और मसल्स में जमा होने लगता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, मस्कुलर फटीग। यहाँ पर फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि मस्कुलर फटीग का कारण क्या है, तो आपको बताना है मसल्स में लैक्टेट का जमा होना, या फिर आप बोल सकते हो अकोमुलेशन ऑफ लैक्टेट इन मसल्स। 30 सेकंड से 2 मिनट तक चलने वाली एक्टिविटीज़ जैसे कि 400 मीटर डैश, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, शॉर्ट डिस्टेंस स्विमिंग, ये आपको पता होने चाहिए। कि ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में रिकवरी के लिए मसल्स में जमा हुआ लैक्टेट लिवर को भेजा जाता है, लिवर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर लिवर में लैक्टेट को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को कोरी साइकिल बोलते हैं। अब रिकवरी को इन्हेंस करने के लिए क्या किया जाए, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में रिकवरी को इन्हेंस करने के लिए आपको कूल डाउन करना होता है, एक्टिव कूल डाउन करना होता है, जिससे कि आपकी बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो हो सके और ऑक्सीजन डिलीवरी हो सके। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी सिस्टम जो कि है ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ऑक्सीडेटिव सिस्टम को एरोबिक एनर्जी सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पर शब्द यूज़ हुआ है एरोबिक, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेटिव सिस्टम में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अब जो एटीपी का प्रोडक्शन होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ऑक्सीडेटिव सिस्टम में एनर्जी के जो प्राइमरी सोर्स हैं, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑक्सीडेटिव सिस्टम, वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और बहुत ही कभी कभार प्रोटीन। क्योंकि हमारी बॉडी सबसे पहले एनर्जी कहाँ से लेती है, कार्बोहाइड्रेट से लेती है, उसके बाद फैट से लेती है, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब जाके प्रोटीन से लेगी। हमारी बॉडी जब 2 मिनट से ज़्यादा देर की फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती है तब ऑक्सीडेटिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। किसके लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। और जो एटीपी प्रोडक्शन होता है, द रेट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, वो स्लो होता है, लेकिन एटीपी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एटीपी की जो स्पीड है वो बहुत स्लो होगा, लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में एटीपी बनेगा, लेकिन धीरे धीरे बनेगा। ऑक्सीडेटिव सिस्टम के जो फ्यूल हैं, या कहो फ्यूल सोर्स, ब्लड ग्लूकोज, मसल ग्लाइकोजन, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स। नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव सिस्टम। इसमें हम जानेंगे कि ऑक्सीडेटिव सिस्टम काम किस तरीके से करता है। ऑक्सीडेटिव सिस्टम में ग्लूकोज और फैटी एसिड्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लूकोज का पाथवे अलग है, ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का तरीका अलग है, उसके लिए होती है ग्लाइकोलाइसिस, और फैटी एसिड्स के लिए वहाँ होता है बीटा ऑक्सीडेशन, जिससे कि एटीपी फॉर्मेशन हो सके। और दोनों ही पाथवे एंड में कहाँ जाके मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ऑक्सीडेटिव सिस्टम में एटीपी प्रोडक्शन, या कहो रेट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, सबसे स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं। अब हम जानेंगे कि ऑक्सीडेटिव सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, यानी किस टाइप की एक्टिविटीज़ में एक्टिवेट होता है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, साइकिलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग, या फिर वॉकिंग एंड हाइकिंग। ऑक्सीडेटिव सिस्टम में रिकवरी के लिए ग्लाइकोजन स्टोर्स को फुली रिकवर करना, ऑक्सीजन लेवल्स को रिकवर करना, मसल टिश्यूज़ को रिपेयर करना शामिल होता है।
और उसके लिए पोस्ट एक्सरसाइज न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन इम्पोर्टेंट है। अब हम जानेंगे एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी सिस्टम एक टाइम पे एक काम नहीं करता, ये सिस्टमेटिकली काम करते हैं। जैसे कि मान लो आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइज है या फिर एक्सरसाइज आपने अभी जस्ट शुरू की है, तो वहाँ पर फॉस्फोजन सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब एक्सरसाइज की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वहाँ पर ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद भी अगर हम एक्सरसाइज को करते जाते हैं, एक्सरसाइज लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने लगती है, तो वहाँ पर ऑक्सीडेटिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और ये सब क्यों हो रहा है? एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एनर्जी सिस्टम कब एक्टिवेट होगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंडिविजुअल का फिटनेस लेवल क्या है, उसकी एक्सरसाइज का ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर तक वो एक्सरसाइज करेगा, और फिर उसकी इंटेंसिटी क्या है। एनर्जी सिस्टम्स को आप ट्रेनिंग के थ्रू इन्हेंस कर सकते हैं। जैसे कि फॉस्फोजन सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए आपको करनी है हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइजेस। अगर आपको ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम को इन्हेंस करना है तो उसके लिए आप करेंगे इंटरवल ट्रेनिंग। अगर आपको ऑक्सीडेटिव सिस्टम को इन्हेंस करना है तो उसके लिए आपको करनी है एंडोरेंस ट्रेनिंग। ऑक्सीडेटिव सिस्टम के इन्हेंस होने पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेटिव सिस्टम इन्हेंस होने के बाद आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। कैपिलराइजेशन होता है, यानी कैपिलरीज बढ़ जाती हैं। और क्या होता है? और आपकी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ जाती है। आज हमने पढ़ा एनर्जी सिस्टम्स। एनर्जी सिस्टम्स को और अच्छे से समझने के लिए जरूरी होगा कि आप इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, और उसके लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करें। वहां आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें एनर्जी सिस्टम से संबंधित MCQs हैं, उनको सॉल्व करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।